15 फरवरी 2024 को हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हुए एसबीआई को यह आदेश दिया कि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सारी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन से शेयर करना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत दी गई कि उससे जुड़ी सारी जानकारियों को आपको अपनी वेबसाइट पर मेंशन करना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी स्कीम जिसके तहत हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज अब तक चंदा इकट्ठा करती थी, लेकिन यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इस स्कीम में अनोनिमिटी का एंगल था, जिसकी वजह से हमारे सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि इससे हमारे देश के राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन होता है। अगर बात करें कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को क्यों लेकर आया गया था, कब लेकर आया गया था, इसको शुरुआत होती है साल 2017 में, जब हमारे देश के तब के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने फाइनेंस बिल 2017 के साथ इसे इंट्रोड्यूस किया था। उनका मानना था कि इस स्कीम के तहत हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज में आ रही काले धन को रोका जा सकता है। साल 2018 आते आते इस स्कीम को हमारे देश की पार्लियामेंट ने पास कर दिया और फिर बाद में ये एक लॉ बन गया, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर फंडिंग रेज करना चाहती हैं तो उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत ही फंडिंग रेज करनी होगी। यहां पर अगर बात करें कि ये स्कीम काम कैसे करती है, तो इसके 3 चरण हैं। पहला चरण आता है इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट के स्तर पर, यानी कि आप अगर एक इंडिविजुअल हैं या फिर आप एक कंपनी हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप चंदा देना चाहते हैं तो 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ इन डिनोमिनेशंस में आप चंदा दे सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे देश के सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाना होगा, वहां से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज करना पड़ेगा। वहां पर आपकी जो जानकारी है उसे पूरी तरीके से एनोनिमस रखा जाएगा, यानी कि कोई ये नहीं जान पाएगा कि आप कौन हैं, आपने क्या किया, आपने कितना का इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया। सीधे सीधे आप इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कर सकते हैं और फिर बाद में उसे अपनी मनचाही पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। फिर बाद में वो पॉलिटिकल पार्टी वापस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाएगी, उस इलेक्टोरल बॉन्ड को दिखाएगी, उसके एवज में उन्हें पैसे मिलेंगे। और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन के अंदर उस इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज नहीं करती है, उसे नहीं यहां पर भुनाती है, तो फिर वो 15 दिन के बाद पैसा पूरा का पूरा पीएम रिलीफ केयर फंड में चला जाएगा। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में ये स्कीम लागू है। इसके पहले लोग कैश में एक दूसरे को ट्रांजैक्शन करते थे, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज को कैश में पैसा दिया जाता था जिसका कोई ट्रेस नहीं होता था। यहां पर बोला गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास इन पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग का पूरा ट्रेस रहेगा, लेकिन अनोनिमिटी मेंटेन करते हुए किसी को भी नहीं बताया जाएगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया जाता है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आएगी तो उस कंपनी को एक्सटॉर्ट कर सकती है, परेशान कर सकती है। लेकिन इस पर यह सवाल भी उठाया गया कि जो पार्टी अभी रूलिंग में है उसे तो इस डेटा की सारी जानकारी रहेगी, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी तंत्र के अंदर आता है और वो जब चाहे उस इंफॉर्मेशन को ट्रेस कर सकती है। तो यहां पर यह सवाल भी उठने लगे कि क्या हो अगर किसी कंपनी से सरकार अपना मनचाहा काम करवाना चाहे, उस कंपनी से सरकार पैसे लेना चाहे, उसके एवज में उसे कॉन्ट्रैक्ट देना चाहे या फिर उसे यूं ही परेशान करना चाहे, तो वो कभी-कभी ईडी, सीबीआई या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स का इस्तेमाल कर सकती है उस कंपनी को परेशान करने के लिए, और फिर वो कंपनी अनोनिमसली चंदा पे कर सकती है उस रूलिंग पार्टी को। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 15 फरवरी 2024 को ही अपने आदेश में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इलीगल घोषित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह आदेश दिया कि आपको सारी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2024 तक की शेयर करनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन के साथ, और इलेक्शन कमीशन को यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर जल्द से जल्द पोस्ट करनी पड़ेगी। यहां पर इलेक्शन कमीशन ने सारी जानकारी को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया है और अब इसके तहत लोग जान सकते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है। अगर हम बात करें कि ओवरऑल कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स इस दौरान परचेज किए गए, तो इनकी संख्या 18,000 से ज्यादा की है। अगर हम बात करें कि कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिडीम किया गया, तो ये नंबर 20,000 से ज्यादा का है। इन नंबर्स में एक मिसमैच सामने आ रहा है। अगर 18,000 के करीब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज किया गया है, तो 20,000 से भी ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिडीम कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब यह है कि बहुत सारे ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं जो बाद में रिडीम किए जाते हैं। आपको पता होगा कि यहां पर 15 दिन की विंडो होती है, उस दौरान में पॉलिटिकल पार्टीज इन्हें रिडीम कर सकती हैं। अगर ऐसा नहीं करती तो यहां पर प्रधानमंत्री राहत कोष में यह पैसा डायरेक्ट चला जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम बात करें कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वर्थ कितनी है, तो ये 12,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा की है। यहां पर सबसे बड़ा शेयर गया है हमारे देश की रूलिंग पार्टी बीजेपी को, जिसने 6,060 करोड़ रुपयों के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिडीम किया है। दूसरे नंबर पे तृणमूल कांग्रेस आती है, जो कि ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल की पार्टी है। इसने 1,600 करोड़ के वर्थ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिडीम किया है। तीसरे नंबर पे आती है कांग्रेस पार्टी, जिसने 1,400 करोड़ रुपयों के वर्थ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिडीम किया है। और अगर हम बात करें कि देश की वो कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अमाउंट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज किया है, तो यहाँ पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स का नाम सबसे आगे आता है, जिसने 1,300 करोड़ रुपयों के इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए हैं। दूसरे नंबर पे मेगा
इंजीनियरिंग आती है, ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने 960 करोड़ रुपयों से ज्यादा के अमाउंट के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स परचेज किए हैं। तीसरे नंबर पे क्विक सप्लाई कंपनी आती है जिसका लिंक कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी निकाला जा रहा है। इसने 410 करोड़ रुपयों से ज्यादा के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स परचेज किए हैं। चौथे नंबर पे वेदांता लिमिटेड आती है, देश की एक बड़ी माइनिंग कंपनी है। इसने 400 करोड़ रुपयों के वर्थ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स परचेज किए हैं। पांचवें नंबर पे यहाँ पर संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी हल्दिया एनर्जी आती है जिसने 377 करोड़ रुपए वर्थ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स परचेज किए हैं। और इसी तरह से आप अपनी स्क्रीन पे इस लिस्ट को देख सकते हैं। ये लिस्ट इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि इन कंपनीज ने किसी एक कंपनी को ही चंदा नहीं दिया है, बल्कि इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करके अलग अलग पार्टीज को अलग अलग रेशियो में चंदा दिया है। बात करते हैं यहाँ पर वेदांता लिमिटेड की जिसने 400 करोड़ रुपयों का चंदा दिया है। इसने 200 करोड़ रुपयों से ज्यादा का अमाउंट बीजेपी को दिया है। ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट कांग्रेस को दिया है। उसी तरह से यहाँ पर फ्यूचर गेमिंग की भी बात करते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा अमाउंट यहाँ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का तृणमूल कांग्रेस को दिया है और 300 करोड़ रुपयों का अमाउंट इन्होंने डीएमको पार्टी को दिया है। इंटरेस्टिंगली यहाँ टॉप 5 में से 3 ऐसी कंपनीज हैं जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी या सीबीआई की जांच चल रही है और बहुत सारे लोग इसे लिंक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ने इनसे इसलिए चंदा मांगा है ताकि इन्हें एक्सटोर्ट किया जा सके। इसमें वेदांता का नाम शामिल है, मेगा इंजीनियरिंग का नाम शामिल है, साथ ही में यहाँ पर फ्यूचर गेमिंग जो कि सबसे बड़ी कंपनी है इस पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में, उसका भी नाम शामिल है। एक इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के अगेंस्ट केस लड़ने वाले वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि जो हमारे देश की रूलिंग पार्टी है बीजेपी, इसने 3.7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स उन कंपनीज को दिया है जिनसे इसने 1700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स रिडीम कराए हैं। और यहाँ पर 41 से भी ज्यादा ऐसी कंपनीज का नाम सामने होता है जिनके ऊपर सीबीआई, ईडी या फिर आईटी का रेड चल रहा है और उन्होंने 2471 करोड़ रुपयों से ज्यादा का अमाउंट बीजेपी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पे किया है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑरोबिंदो फार्मा, कल्पतारू और साथ ही में फ्यूचर गेमिंग कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई या फिर आईटी की रेड चल रही थी और फिर बाद में इन्होंने कुछ महीनों में हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें चंदा दिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 30 से भी ज्यादा ऐसी कंपनीज का मेंशन किया गया जिन्हें बताया जा रहा है कि ये शेल कंपनीज हैं और इन्होंने 143 करोड़ के वर्थ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स परचेज किए हैं। यहाँ पर प्रशांत भूषण और अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि हमारे देश की सरकार ने लीगल मैकेनिज्म तैयार किया हुआ है जिसके जरिए ये कभी भी चंदा वसूल सकते हैं। उन्हें बस ईडी, सीबीआई और आईटी की मदद लेनी है, इन कंपनीज के खिलाफ एक्शन लेना है और फिर बाद में इनके खिलाफ एक्शन लेते हुए इन्हें पैसा मिल सकता है। साथ ही में अगर किसी कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए तो फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू वो पेमेंट कर सकती है। ये तो सारे वो आरोप हैं जो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम सरकार की बात करें तो हमारे देश की जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने कहा है कि देखिए यहाँ पर ये मैकेनिज्म लेकर आया गया था ताकि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिल सके, काले धन की रोकथाम की जा सके। जो पहले कैश में ट्रांजैक्ट किया जा रहा था अब उसे एक मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांजैक्ट किया जा रहा है जिसमें एक एक चीज की डिटेल सामने आ सकती है। और साथ ही में उनका ये भी कहना है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी के अगर हम स्ट्रेंथ देखें, हमारे नंबर्स देखें तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पर पर्सन के हिसाब से जो नंबर्स हैं यहाँ पर पैसों के वो बहुत कम है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी स्ट्रेंथ कमजोर है उसके मुकाबले उनके पास पैसा ज्यादा आया है। वैसे अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स भी इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम पर काफी बटे हुए हैं। यहाँ पर अरविंद पनगरिया जो कि देश के एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड काफी ट्रांसपेरेंट स्कीम है, ये देश में काले धन की रोकथाम में कुछ हद तक कामयाब भी रही है। और वहीं एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स का कहना है कि इसके ऊपर एक एसआईटी की जांच होनी चाहिए, उन कंपनीज को खंगाला जाना चाहिए जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स दिए हैं और किस कैपेसिटी में दिए हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज के बारे में मेंशन किया गया है कि उनके बुक में उतने उनके प्रॉफिट नहीं है जिससे ज्यादा उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स परचेज करके पॉलिटिकल पार्टीज को दिए हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस पूरी डिटेल के बारे में? क्या लगता है कि किस तरह से इस स्कीम में कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, या फिर आपको लगता है कि ये स्कीम पूरी तरह से बदल दी जानी चाहिए? बता सकते हैं कमेंट पे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम से जुड़िए जहां पर ये इनसाइट्स और बेहतरीन क्विज़ेस आपका वेट कर रही हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।